पूरा देखिएगा। दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये क्लास देखने को मिल जाए, उनको भी एग्जाम में लाभ मिले आपके द्वारा। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और बात करती हूँ, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके सभी की क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर काफ़ी क्लास डली हुई है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो एक लेडीज है जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे नर्स, जो नर्स आपका उसके जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ नर्स किसे कहा जाता है, तो वो आपका इन्हीं को कहा जाता है। तो इनसे संबंधित एग्जाम में कई क्वेश्चन आपके बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इनके संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। वेन वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। तो देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो आपका हुआ था वो 12 मई, नोट डाउन करते जाएं और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करें। ठीक है, 12 मई 1820 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस फ्लोरेंस इटली में हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1820 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछा जाए यदि आपसे, तो फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और यही क्वेश्चन बार बार इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बार बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, तो वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं, और आप सभी लोग कमेंट में आंसर भी इसका देते जाएगा। ठीक है, आंसर भी आप सभी देते जाए, ना आए तो आप इसे नोट डाउन करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कि इनका जन्म जो है वो फ्लोरेंस इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म जो है वो हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मई 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करती हूँ। आगे आपका क्वेश्चन है कि वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व सोल्जर्स, यानी कि किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध, यानी बार माने युद्ध, किस युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की सेवा की थी। सर्व माने सेवा, किस युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की सेवा की हुई थी। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा की थी और सैनिकों की बहुत ज्यादा देखभाल इन्होंने की थी, जिसकी वजह से इन्हें एक नाम और दिया गया था, लेडी विद द लैंप। इन्हीं सैनिकों के द्वारा, जिन सैनिकों की इन्होंने सेवा की थी उन्हीं सैनिकों के द्वारा, और ये किस युद्ध में की थी, तो क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया नाम एक युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने सैनिकों की बहुत ज्यादा सेवा की थी जो घायल सैनिक हो गए थे, और उन सैनिकों के द्वारा इन्हें एक नया नाम दिया गया था, द लेडी विद द लैंप। ये लैंप ले लेके, लैंप क्यों कहा गया था इनको, तो लैंप ले लेके प्रत्येक सैनिक के पास ये जाती थी, प्रत्येक सैनिक के पास उनकी चारपाई के पास जाती थी और बेड के पास जाती थी, चारपाई सॉरी नहीं, बेड के पास जाती थी और वहां पर उनकी देखभाल अच्छे से करती थी, तो इसीलिए इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता था। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर तो क्रीमिया युद्ध हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड सोल्जर्स रेफरेंस नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल है उनको क्या कहा, उनके बारे में क्या कहा गया था, सैनिकों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में क्या कहा था। तो देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो सैनिकों ने कहा था वो कहा था, इनका नाम दिया था एक लेडी विद दी लैंप। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो दूसरा नाम दिया गया है वो लेडी विद द लैंप के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो आप देख लेना। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपके। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वेन वाज आर्मी मेडिकल स्कूल फॉर्म्ड, इन्होंने आर्मी मेडिकल यानी कि सैनिक मेडिकल स्कूल जो है वो कब फॉर्म किया था, कब बनाया हुआ था। तो देखो, इन्होंने जो इसकी
फॉर्मेशन जो की हुई थी, निर्माण जो किया हुआ था वो 1857 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही किया गया था। वेन वाज आर्मी मेडिकल स्कूल फॉर्मेड, तो 1857 ईस्वी। ठीक है, कब किया था? 1857 ईस्वी, 1857। उसके बाद बात करते हैं कि वेन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1910 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1910 में, 1910। ये डेट आप याद कर लीजिए, 1910, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छे से कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन आपका है कि हु वाज द फर्स्ट नर्स इन इंडिया? हु वाज द फर्स्ट नर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली नर्स कौन थी? तो देखो भारत में जो पहली नर्स है वो 1891 यानी 1891 में बनी हुई थी। कौन था? तो काशीबाई गणपत, GANPAT, बाई काशीबाई गणपत। ये हम यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप हिंदी में लिख लेना, नहीं तो बाई काशीबाई गणपत। ये भारत की प्रथम महिला नर्स कह सकते हो आप। भारत की प्रथम महिला जो नर्स बनी हुई थी वो कौन थी? बाई काशीबाई गणपत। और ये कब बनी हुई थी? तो ये आपकी 1891 ईस्वी में। ठीक है, बाई काशीबाई गणपत, ये नाम आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्योंकि नर्स से संबंधित एग्जाम हो रहा है, यूपीपीएससी नर्सिंग है, तो आपसे नर्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नर्स कोर्स कितने साल का होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंडर ग्रेजुएट होता है, ये ग्रेजुएट होता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एक, जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो 4 साल में आपका कराया जाता है। 4 साल में ये कंप्लीट होता है। और दूसरी बात है, नर्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो नर्स की जो फुल फॉर्म है वो नोबेल अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी इफिशिएंट। ना से है यहाँ पर नोबेल, और यू से आपका अंडरस्टैंडिंग, और आर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एस से आपका है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, और इफिशिएंट। ये फुल फॉर्म जो है वो आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नर्स में एन शब्द का अर्थ क्या है? नर्स में एस शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर एस से क्या संबंधित है? आपसे पूछा जा सकता है कि ई से क्या संबंधित है, यू से क्या संबंधित है, आर से क्या संबंधित है, आर से मतलब यहाँ पर क्या है? तो किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नर्स से संबंधित एग्जाम है तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपकी फुल फॉर्म क्या है? नोबेल अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी एफिशिएंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, याद कर लेना। हम पूछेंगे आपसे आगे, कभी भी टेस्ट के रूम में आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कि हु इज द मदर इंडियन नर्सिंग। देखो, हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग, यानी कि भारत में जो भारतीय नर्सिंग है, भारत की नर्सिंग ऑफ ही जनक किसे कहा जाता है? तो देखो भारत में जो जनक कहा जाता है नर्सिंग का, वो भी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग, तो वो भी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग की माता कौन है, यानी कि मदर कौन है? तो वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है, आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन आपसे पिछली ईयर भी पूछा गया था और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, जिस दिन जो नर्स की नींव रखी हुई थी, नर्स के बारे में शुरुआत जो की थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी। मॉडर्न नर्स का जन्म पूछा जाए, जैसे मॉडर्न नर्सिंग का फादर किसे कहा जाता है? तो वो भी आपका आधुनिक नर्स का जो पिता कहा जाता है वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ हुआ था वो 12 मई को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी डे को नर्स डे मनाया जाता है। तो 12 मई, यानी कि यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जो मई आने वाली है 12 मई। ठीक है,
12 मई को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर। किन के जन्म दिवस पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। ठीक है, याद कर ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी हद तक आपके लिए। एक क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है या आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही पूछा जा सकता है कि भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में किसे जाना जाता है। भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में किस को जाना जाता है? तो देखो, वो आपका सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सरोजनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजनी, ये भी क्वेश्चन आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, हम आपको क्वेश्चन और भी कराती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ते जाए, हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन है, मैलिग्नेट ट्यूमर्स में कोशिकाएं प्रतिरोध भवन द्वारा तीव्रता से वृद्धि करती हैं और शरीर के अन्य भाग में जाकर नया ट्यूमर बनाती हैं। रोग की यह अवस्था क्या कहलाती है? आपने नाम सुना होगा ट्यूमर का। ट्यूमर क्या है? एक प्रकार का कैंसर। कैंसर जो है वो ट्यूमर से ही स्टार्टिंग होती है। ट्यूमर में क्या होता है, जब एक ट्यूमर, मैलिग्नेट ट्यूमर जो होता है, उसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इस प्रकार से पूरे शरीर में हमारे पहुंच जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो मेटास्टेसिस कहा जाता है। आप सभी को ये आंसर लगभग पता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम क्वेश्चन ये पहले भी आपको करा चुकी हूँ। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट डाउन करते हुए चले। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है? तो ये दोनों ही आपके सेल डिवीज़न है। कोशिका विभाजन जो है वो दो तरीके से आपका होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, वो भी समान प्रकार की। जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, बट वो एक बार में नहीं होता है, 2 बार में। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ये विभाजन ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलता है, तो जब आपके युग्मक बनते हैं, जब आपके गैमीट बनते हैं, चाहे नर में बने चाहे मादा में, पादपों में बने या जंतुओं में, तब आपको ये मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेटास्टेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर राज्य में पूछा जाता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल यूपी क्वेश्चन है, यहाँ हर राज्य, प्रत्येक स्टेट से लिए हुए क्वेश्चन है जो बीएससी नर्सिंग में पूछे गए, आपके पैरामेडिकल में, जीएनएम में, एएनएम में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइमों को यह भी कहा जाता है, जो प्रतिबंधन एंजाइम जिसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आणविक मार्कर नहीं कहते, इसे वाहक नहीं कहते, वेक्टर नहीं कहते, इसे आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। आणविक कैंची के नाम से इसको जाना जाता है, साथ ही साथ इनको रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक चाकू के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो ये इसका काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर कट करने का। डीएनए को यदि आपको काटना है तो प्रतिबंधन एंजाइमों को लिया जाता है। वहीं पूछा जाए कि डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आणविक कैंची के नाम से या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देता है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताना कि स्टार्च जो है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्च को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते, स्टार्च का स्रोत क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? माल्टोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या लैक्टोज है। इधर आपका दिया हुआ है माल्टोज, स्टार्च, सुक्रोज या लैक्टोज। तो आप सभी को पता होना चाहिए डाइसैकेराइड है क्या। ये तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक आपका होता है पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड जब
एक मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड जब यहाँ पर मिलते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। इनके बीच में जो बंध होता है मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ा होता है तो वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। माल्टोज भी आपका एक डाइसेकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज से मिलके बना होता है। स्टार्च ये आपका पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है तो ये भी आपका डाइसेकेराइड है। लैक्टोज ये गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है तो ये भी आपका डाइसेकेराइड है। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, बाकी के माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज जो आपका है ये डाइसेकेराइड होते हैं, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि निम्न में से डाइसेकेराइड कौन सा नहीं है, तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, ना कि डाइसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड। निम्नलिखित में से भोजन के भंडारण के लिए परिवर्तित तने का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना होगा कौन सा तने का उदाहरण नहीं है आपका। तो देखिए यहाँ पर अदरक तना है, हल्दी एक तना है, आलू एक प्रकार का तना है, प्याज भी पूछा जाए आपसे, प्याज क्या है तो एक प्रकार का तना है, लहसुन क्या है आपका तो एक प्रकार का ये भी आपका तना है। बाकी का यहाँ देखा जाए शकरकंद, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो जो आपका है वो एक प्रकार का क्या है आपका जड़ होता है। इसका भोजन जो संग्रह होता है, स्टोर होता है फूड, वो जड़ में होता है। तो ये आपका तना नहीं है बल्कि क्या है, ये एक प्रकार की जड़ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका और यहाँ पूछा गया है BSc नर्सिंग में। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप साथ एक साथ लिखते जाएं और इनको रिवाइज करते जाएं। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट जो 2025 में आपका एग्जाम होगा अब उसमें देखने को मिल सकते हैं। जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 तक, वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कराने की कोशिश करेंगे। अभी करा देंगे, फिर आगे चल के जब आपका पेपर का टाइम होगा तब एक बार फिर मैं आपको करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी अकड़िकाणु है? एक प्रकार का आपसे अकड़िकामय पूछा गया है। अकड़िकामय ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि WBC जो होती है वो दो प्रकार की होती है। WBC को दो भागों में यहाँ पर बांटा जाता है। एक आपकी ग्रेन्युलोसाइट होता है और एक आपकी होती है ग्रेन्युलोसाइट। जिनमें कण पाए जाते हैं वो तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें प्रोटीन के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो तो ग्रेन्युलोसाइट होती है, और जिसमें प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते वो अग्रेन्युलोसाइट होती है। अब इसमें से देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो केवल दो होती है आपकी। कौन कौन सी होती है तो एक आपकी लिम्फोसाइट और एक आपकी होती है मोनोसाइट। बाकी के यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट पूछी जाए तो ये तीन होती हैं, बेसोफिल्स, योसिनोफिल्स और एक आपकी होती है न्यूट्रोफिल्स। ये तीन जो होती है वो ग्रेन्युलोसाइट होती है, बाकी की लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो आपकी अग्रेन्युलोसाइट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। यहाँ पर WBC कौन सी है जो सबसे ज़्यादा संख्या में होती है तो वो न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% इनका परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा यही होती है आपकी। तो यहाँ राइट आंसर न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट है, बेसोफिल भी हो जाएगा, ईओसिनोफिल्स भी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेन्युलोसाइट हो जाएगा। जबकि लिम्फोसाइट जो आपका है ये अकड़िकामय है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे छोटी रुधिर कणिका कौन सी है तो वो लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी रुधिर कणिका कौन सी होती है तो वो आपकी मोनोसाइट होती है। कौन होती है? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है आपको। बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर कराने की कोशिश कर रही हूँ, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से थोड़ा समझाया जाए। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्रंथि का स्रावित हार्मोन कौन सा? पीनियल ग्रंथि होती कहाँ पर हमारे, तो ये पहली बात हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे हार्मोन का स्रावन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो गले में पाई जाती है, तो ये तो होगा नहीं। थाइमोसिन ये आपका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है तो ये थाइमस ग्रंथि से निकलता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है तो हमारी थोरैक्स कैविटी बच्चुआ में होती है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसे शॉर्ट में
ADH के नाम से जाना जाता है या इसे वैसोप्रेसन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ADH हार्मोन या वैसोप्रेसन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये हार्मोन जो आपका है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ये हार्मोन आपका जो है वो स्रावित होता है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं और इसे वैसोप्रेसन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो ADH हार्मोन की कमी से रोग आपका होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग है आपका वो ADH हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा ये भी नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, राइट आंसर आपका होगा B ऑप्शन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेलाटोनिन का कार्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बलिज्ड पार्ट एट द बेस ऑफ द पिस्टिल कॉल्ड। स्त्री केसर के आधार का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिस्टिल क्या होती है। आपने नाम सुना होगा, पुष्प जो होता है हमारा जो फ्लावर होता है उसे 4 चक्रों में बांटा जाता है। 4 चक्र कौन सा होता है? तो एक आपने नाम सुना होगा बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज एक आपका होता है। ठीक है, बाह्यदल पुंज एक आपका होता है। दूसरा आपका होता है कौन सा? दल पुंज होता है जिसे हम कोरोला कहते हैं। एक आपका होता है पोमंग, क्या होता है? पोमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। और एक आपका होता है जायांग जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। यहाँ पर आपका जो जायांग पार्ट होता है, ये जो गाइनोसियम आपका पार्ट होता है ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है। और इस फीमेल पार्ट जो गाइनोसियम है इसकी यूनिट जो होती है, ये गाइनोसियम की जो इकाई होती है वो स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर कहिए, चाहे इसे पिस्टल कहिए, चाहे आप इसे अंडप के नाम से भी जान सकते हैं। अंडप कहिए चाहे स्त्री केसर। अंडप जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। अंडप जो होता है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ होता है इस प्रकार से। सबसे पहला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, फिर आपका स्टाइल, और नीचे वाला भाग जो होता है इसे कहा जाता है ओवरी। तो यही आपसे पूछा गया था कि स्त्री केसर के आधार इसका यही तो हो जाएगा बेस, आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरी, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पर अंडाशय। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? तो अंडाशय कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और वहीं पूछा जाए यहाँ पर स्टिग्मा क्या है? तो ये भी आपका स्त्री केसर का पार्ट है। स्टाइल भी आपका स्त्री केसर का पार्ट है। प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा क्या होता है? मानव में पूछा जाए तो अपरा का कार्य क्या है, और पौधों में पूछा जाए तो अपरा का कार्य क्या है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप मानव में बता देना कि मानव में, मनुष्य में जो फीमेल हैं आपकी मादाएं हैं उनमें प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, यदि आप नहीं बता पाएंगे तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द यूट्रस। यानी कहने का अर्थ है आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करेंगे। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? राउंड होता है? नहीं। ट्रायंगुलर नहीं होता है? त्रिकोणीय नहीं होता है? गोलाकार नहीं होता है? रेक्टेंगुलर नहीं होता, आयताकार। इसका आकार जो होता है वो उल्टा नाशपाती की तरह होता है। जो गर्भाशय आपका होता है इसे बोम के नाम से भी जाना जाता है। बोम कहिए जिससे, चाहे आप इसे हम बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है गर्भाशय में कितनी भित्तियाँ, गर्भाशय जो है वो कितनी भित्तियों से मिलके बना होता है? तो ये 3 भित्तियों से मिलके बना होता है। 1 2 3। वो 3 हैं कौन कौन सी? तो एक आपकी पेरीमेट्रियम, एक आपकी मायोमेट्रियम, और एक आपकी होती है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय जो होता है वो 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी होती है पेरीमेट्रियम, बीच में आपकी मायोमेट्रियम, और सबसे लास्ट में जो होती है जिस एंडोमेट्रियम, जहाँ पर आपका इम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण जो होता है वो यहीं पर अंतारोपित यानी कि इम्प्लाइमेंटेशन होता है, यानी कि यहीं पर अंतारोपित होता जाके। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक चक्रधर में जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें कौन सी परत का क्षरण होता है? तो उसमें भी आपका एंडोमेट्रियम का ही क्षरण होता है, और ये द्रव के रूप लेके ये हमारे विजाइना से बाहर निकल जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अब बताइए गर्भाशय कितनी भित्तियों से मिलकर बना है, तो वह 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है। PME क्या होता है? PME, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? तो उल्टा नाशपाती जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हाट आर द प्रोटेक्टिव इनवॉल्व्स इन लोब्स ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड, बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? जो बीजांड आपका होता है वो किससे मिलके यहाँ पर उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, उसके ऊपर जो आपका कवर चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे न्यूक्लियस नहीं कहते, माइक्रोपाइल नहीं, माइक्रोपाइल का अर्थ होता है बीजांड द्वार, चिलाइजा का अर्थ होता है निभाग, बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है उसे हम निभाग कहते हैं। यहाँ पर उसे इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अध्यावरण। 2 अध्यावरण से ये घिरा होता है क्या? बीजांड। बीजांड जो होता है उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और यही बीजांड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद यह हमारा बीज में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हम आपको बताते चले जा रहे हैं। यदि आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ी है तो मैं आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आपको थ्योरी बिल्कुल बेसिक से हाई की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। आपको 1 अक्टूबर से कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू और अच्छे से चलाई जाए। अभी तब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधे का उदाहरण है? तो गुलाब नहीं है आपका, सूरजमुखी नहीं है, ट्यूलिप नहीं है, बेलिसनेरिया। अब इसमें देखो जल परागित पौधे आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका बेलिसनेरिया हो गया, दूसरा आपका होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है ये भी आपका जल के द्वारा परागित होता है। एक आपका होता है सेरेटोफिलम। सेरेटोफिलम जो आपका होता है ये भी जल परागित पौधा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए वाटर लिली, वाटर लिली जो आपका होता है या वाटर हाइसिंथ, ये इसमें किसके द्वारा परागण आपका होता है? तो भले ही इनके पीछे आगे वाटर शब्द लगा हुआ है बट इनमें वाटर यानी जल के द्वारा परागण नहीं होता है, इस बात को याद रखें। इनमें जो परागण होता है दोनों पादपों में वो कीट या वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट या वायु यानी इंसेक्ट या एयर के द्वारा इनमें या विंड के द्वारा इनमें परागण होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक आपका स्वपरागण होता है और एक आपका होता है परपरागण। परपरागण, स्वपरागण से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सजाति पुष्पी परागण, जिटेनोगेमी जिसे कहा जाता है। जिटेनोगेमी क्या होता है? इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम किसी दिन विस्तार से आपको पढ़ा देंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गर्भाशय की संरचना द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय की संरचना द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय जो होता है वो अंडाशय नहीं, गर्भाशय मूत्र मार्ग नहीं आपका, फेलोपियन ट्यूब नहीं, फेलोपियन ट्यूब तो ऊपर ही आपकी गर्भाशय से लगी हुई है। यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, तो राइट आंसर जो आपका हुआ वो सर्विक्स होगा। गर्भाशय की संरचना के द्वारा विजाइना में खुलता है तो वो सर्विक्स के द्वारा आपका खुलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है यहाँ पर, वो भी हम आपको करा देते। क्वेश्चन आता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो वो आपके मादा के फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में भी किस पार्ट में होती है? इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आपका इनफंडिबुलम, एक आपका एम्पुला होता है और एक आपका इस्थमस होता है। इस्थमस जो होता है वो फेलोपियन नलिका का अंतिम पार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वो आपका इस्थमस कहलाता है। पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन किस भाग में होता है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेलोपियन नलिका के एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट जिसे एम्पुला कहिए, चाहे आप इसे तुम्बका के नाम से भी जान सकते हैं। तुम्बका के नाम से भी इसको जाना जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक आपके मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तुरंत जो संरचना बनती है उसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट के बाद आपका एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय के बाद शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वोन एसोसिएटेड विद टंग,
जो बोन हमारे कौन सी बोन है जो जीव से संबंधित अस्थि का नाम आपसे पूछा गया है? तो जाइगोमेटिक नहीं है आपकी, फ्रंटल ये तो मस्तिष्क से हमारे कपाल से संबंधित ग्रंथियां हैं, टेम्पोरल ये भी हमारे कपाल में पाई जाती है, जाइगोमेटिक जो होती है हमारे गाल से संबंधित है शायद। एक बार चेक करके देखना जाइगोमेटिक कहाँ पर अस्थि है ये हमारी। फ्रंटल और टेम्पोरल तो आपकी कपाल से संबंधित है। कपाल में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है? तो 8 होती हैं। खोपड़ी में पूछी जाए स्कल में कितनी होती हैं? तो हमारे 29 होती है। चेहरे में पूछी जाए तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं हमारे। तो जीभ से संबंधित जो अस्थि होती है वो आपकी हायोइड होती है। कौन सी होती है? हायोइड। जीभ से संबंधित जो हमारी हड्डी होती है वो कौन सी है? हायोइड हड्डी होती है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपके हार्मोन का प्रयोग किया जाता है वो आपका ऑक्सिन और इथाइलिन का किया जाता है। इथाइलिन क्या होता है? तो एक प्रकार का गैसी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? एक प्रकार का गैसी हार्मोन है जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एकमात्र गैसी हार्मोन है। और ऑक्सिन जो है ये आपका प्राकृतिक हार्मोन है। ये कई प्रकार का होता है, NA है, IAA इंडोल एसिटिक अम्ल है, आपका IBA है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको डिटेल से और बता देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि संश्लेषित ऑक्सिन जैसे कि NAA और 2,4-D अनानास में वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ इथाइलिन भी अनानास व अन्य संबंधित पौधों के पुष्पन को प्रेरित करता है। इथाइलिन का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ऑक्सिन में NAA है और साथ ही साथ 2,4-D। इन दोनों का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना, NAA का फुल फॉर्म क्या होता है और 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। 2,4-D का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो भी कौन सा? तो डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जितना भी खरपतवार होता है उसे खत्म करने के लिए 2,4-D हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D जो आपका है ये एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन है, जबकि NAA है जो ये आपका नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? द सलेवा कंटेन्स एंजाइम। लार आप जानते हैं लार कहाँ से निकलती है? तो हमारे मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां जो आपकी होती है उनसे क्या निकलता है? लार रस निकलता है। और इस लार रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एक आपका एंजाइम होता है टाइलिन नाम का। कौन सा होता है? टाइलिन। और एक आपका होता है लाइसोजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलिन क्या करता है हमारे? तो टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करवाना। सबसे पहले पाचन जो आपका शुरू हो जाता है वो टाइलिन यानी मुख से ही हमारा हो जाता है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, जबकि लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भोजन में जो भी आपका जीवाणु जाते हैं, जो भी कीटाणु जाते हैं, भोजन में हमारे जो भी जीवाणु कीटाणु जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। तो यहाँ पर जो आपका टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है ये एक प्रकार का इमाइलेज एंजाइम भी कह सकते हो। टाइलिन जो है वो इमाइलेज के ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। वहीं पूछा जाए ट्रिप्सिन आपका कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन नाम का जो हार्मोन वो एंजाइम है आपका ये आपके पेनक्रियाज में पाया जाता है। पेनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अग्नाशय में हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो अग्नाशय में अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की 3 प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं। क्वेश्चन एक आता है बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है डायबिटीज आपका मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस। अभी पीछे हमने आपको बताया था ADH हार्मोन की कमी से एक रोग बताया था डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और जबकि ADH हार्मोन की कमी से जो आपका रोग होता है वो आपका होता है कौन सा? डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोनों ही हार्मोन के ये जो आंसर है क्वेश्चन के वो याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि मिट्रल वाल्व
को यह भी कहा जाता है। मिट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा ये है हृदय, हृदय में आपको पता है ये 4 चेम्बर से मिलके बना होता है, 2 भागों में बटा होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, यानी आलिंद और निलय। तो जो आपका दायां आलिंद होता है ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो दाईं साइड जो होता है वो त्रिबलनीय का पार्ट होता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो वाल्व होता है वो आपका कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो बाइकस्पिड जो वाल्व होता है इसे ही हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड जो वाल्व होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिट्रल वाल्व के नाम से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बाइकस्पिड। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हृदय के किस पार्ट में शुद्ध रक्त होता है और किस पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूछा जाए, प्योर इनप्योर रक्त किस में होता है, दाईं साइड या बाईं साइड, लेफ्ट या राइट साइड। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किधर साइड होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में आपको पूछते जा रही हैं इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर देना है, जिससे पता चलेगा कि आप कितने पढ़ने के लिए एक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि खोजा जाने वाला पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है। यहीं पर आपसे कौन सा पूछा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछा गया है। इसका उपयोग अभी हमने आपको पीछे बताया था डीएनए को कट करने के लिए किया जाता है। डीएनए को अंदर से काटना है यदि आपको विशिष्ट स्थान से, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। और पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो आपका है वो कौन सा, हिंद सेकेंड है। जो किससे प्राप्त किया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको कई बार बता चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और नए हैं वो किताब में आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप बताना हिंद सेकंड जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, ओके। वहीं पूछा जाए आपसे कि आपका E-CoR1 किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये ई कोलाई से प्राप्त किया गया है। ई कोलाई नाम का जो जीवाणु है उसे E-CoR1 आपका प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आपको पता है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1953 ईस्वी में। जबकि यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो बताया था वो एलेक्स जेफरी ने बताया था। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम किसकी परत है, मूत्राशय, प्रजनन नलिका, गर्भाशय या डिंब वाहिनी की। पहले से भी बता चुके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते फिर कल इसी टाइम। और क्लास जो है पूरी देख के जाए, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे उनके आंसर भी बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। यूरिया का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा होता है, द एंजाइम यूज्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। देखो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये अग्नाशय में पाया जाता है, पेनक्रियाज में। पेप्सिन जो आपका है ये आमाशय यानी स्टोमक में पाया जाता है। जाइमेज का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, किण्वन की क्रिया में जाइमेज का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेज का प्रयोग किया जाता है। जबकि यूरिया का जल अपघटन कराने के लिए यूरिएज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाइट्रिक अम्ल किस तरह का अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल जो है द बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड, एक क्षारीय अम्ल, द्वि क्षारीय, त्रिक्षारीय या आपका चतुर्थ क्षारीय। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल जो आपका होता है वो एक क्षारीय अम्ल होता है। अच्छा कैसे पहचानो कि एक क्षारीय दो क्षारीय, तो यहाँ पर जब आप नाइट्रिक अम्ल HNO3 की जब आप संरचना बनाएंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन से लगा हो, हाइड्रोजन जो है वो जितने ऑक्सीजन से लगा होता है उतना ही वहाँ पर एक क्षारीय अम्ल होगा या दो क्षारीय, उतना ही वहाँ पर पता चल जाता मुझे कि एक क्षारीय या दो क्षारीय अम्ल है आपका। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपको पता हाइड्रोजन कितना एक है, ऑक्सीजन के अणु भले ही 3 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एक ही ऑक्सीजन से आपका लगेगा। तो इसी वजह से ये आपका एक क्षारीय अम्ल हो जाएगा। यदि यहाँ पर दो होते, हाइड्रोजन दो होते और दो ऑक्सीजन से वो लगा होता तो वहाँ पर द्वि क्षारीय अम्ल आपका हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो मोनोबेसिक आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया कौन सा फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है। कौन सा फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो हमेशा याद रखें आपका यहाँ पर जो श्वेत फास्फोरस होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील आपका होता है। श्वेत यानी कि वाइट। राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। इसमें से आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताना होगा। तो देखो Al2O3 ये आपका एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये किसका, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम और टिन के ऑक्साइड, ठीक है। जिंक के, एल्यूमिनियम और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड आपके कहलाते हैं। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसी प्रकार से टिन का, जिंक का, तो ये सब आपके उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई क्वेश्चन दिया है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये थायोसल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका है वो कैसा कंपाउंड है, तो एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, अकार्बनिक आपका यौगिक है। इसका फार्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला है H2H2O3। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2H2O3। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है कौन से हैलोजन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जैसे कि आपको पता है अभी यूपी पैरामेडिकल का एग्जाम है 30 जून को, उसके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो सभी बच्चे क्लास को पूरा देख के जाइए। सीपी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एंट्रेंस एग्जाम आपका आगे होने वाला है जुलाई के महीने में लगभग। तो यहाँ कौन से हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो वो हमेशा याद रखिए क्लोरीन की। क्लोरीन की उच्चतम जो बंधुता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कौन से तत्व की सबसे ज़्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो वो आपके क्लोरीन की होती है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरीन के बाद किसकी होती है, तो क्लोरीन के बाद आपकी फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर हीलियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन के बाद आपका होता है यहाँ पर फ्लोरीन के बाद सोडियम, और सोडियम के बाद आपका होती है हीलियम। इनकी बंधुता आपसे क्रम से भी पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करते हैं Fe3+ आयन का रंग क्या होता है, लाल, पीला, नीला, हरा। तो हमेशा याद रखें Fe3+ का पूछा जाए तो इसका जो कलर होता है वो पीला कलर होता है, जबकि Fe2+ का यदि पूछा जाए तो इसका कलर जो होता है वो हरा कलर होता है। 3 का पूछा जाए तो पीला, और 2 का पूछा जाए तो आप हरा कलर बताएंगे। राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका पीला, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे और पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व ज़्यादा जल्दी संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक, इसे हम संकुल यौगिक जो तत्व बनाते हैं आपके, इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपके संकुल यौगिक बनाने में बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत इजी तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल इजली फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें उच्च धनावेश होता है और इनकी त्रिज्या छोटी होती है। इसका धनावेश जो होता है वो कैसा होता है, उच्च धनावेश इनके पास होता है। साथ ही साथ इनकी त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है, छोटी आपकी होती है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मोर साल्ट फेरिस अमोनियम सल्फेट जिसे कहते हैं किस तरह का लवण है आपका। मोर साल्ट या जो आपका फेरिस अमोनियम साल्ट है ये किस प्रकार का अम्ल है आपका, लवण है सॉरी। तो ये हमेशा याद रखिए ये द्विक लवण है, डबल साल्ट इसे कहा जाता है। दो लवण का मिश्रण जो होता है जो पानी में विघटित होकर धातु आयनों के दो प्रकार देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। दो लवणों का मिश्रण हो, ऐसा लवण जो इसमें दो लवण पाए जाते हैं, दो साल्ट पाए जाते हैं, डबल साल्ट पाया जाता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे आपका पोटास फिटकरी भी एक आपका द्विक लवण का उदाहरण है। पोटास फिटकरी भी पूछी जाए आपसे तो ये भी आपका किसका उदाहरण है,
द्विक लवण का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर देते रहें। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है। एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र होता है वो हमेशा याद रखिए CH3CN आपका होता है। CH3CN का ये, चाहे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं C2H3N भी लिख सकते हैं, क्योंकि C यहाँ पर 1 और 2 C है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H3N। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, CH3CN आपका बन जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा धातु एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड़ अभिकर्मक बनाएगा। कौन सा धातु आपका है जो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड़ अभिकर्मक बनाएगा, तो यहाँ राइट आंसर जो आपका बनेगा वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर गिरगनाड़ अभिकर्मक बनाता आपका है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम यानी कि Mg। अभिक्रियाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CP नेट है आपका, RUHS है, यहाँ पर क्वेश्चन अभिक्रियाओं से आते हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन लास्ट में दी हुई है, लगभग 15-20 रिएक्शन है, वो आपको याद करके जाने, जैसे आप CP नेट की तैयारी कर रहे तो, या आप RUHS की तैयारी कर रहे तब। ठीक है, पैरामेडिकल में बहुत कम पूछी जाती है आपके। निम्न में से कौन सा द्रव्य आणविक ठोस नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा द्रव्य है जो आपका आणविक ठोस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका HCl। HCl जो आपका है ये आणविक ठोस नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहीं देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 क्वेश्चन। 51 में आपको ये बताना होगा कि आयोडोफॉर्म परीक्षण निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है। जो आयोडोफॉर्म परीक्षण है वो किसके लिए नहीं किया जाता, तो पेंटेन 3 ऑन के लिए नहीं किया जाता है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है वो किसके लिए नहीं किया जाता है, तो पेंटेन 3 ऑन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस एल्केन का नाम बताइए जिसमें वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस एल्केन का नाम बताइए जिसे वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, तो वो हमेशा याद रखें मेथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन को प्राप्त किया जा सकता है वोल्टेज अभिक्रिया के। ये अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ के जरूर जाएं आप। ठीक है, राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। ग्रेफाइट जो है, पहली बात ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप इसे कहा जाता है। और कार्बन का कौन सा अपर रूप है, तो आपका हीरा हो जाएगा, कोयला आपका हो जाएगा। ये सब आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ग्रेफाइट में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। क्या होता है, sp2 संकरण होता है, हमेशा याद रखिए। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि है। मानव रक्त जो शुद्धिकरण होता है, मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो वो हमेशा याद रखिए वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका अपोहन विधि के द्वारा होता है, डायलिसिस विधि के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो सी होता कहाँ पर है, तो हमारे किडनी में होता है। आपका किस में होता है, हमारी किडनी में आपका होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा। स्कंदन क्या होता है, तो स्कंदन का अर्थ होता है जमना, और जमना किसकी वजह से होता है, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी है कि आपका रक्त जो होता है वो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की वजह से आपका जम जाता है जब कभी चोट हमारे लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कॉपर मेट है। इनमें से किसे कॉपर मेट कहा जाता है, तो वो आपका है Cu2S प्लस FeS। तांबा और लोहे का जो संयोजन होता है, तांबे और लोहे के संयोजन को कॉपर मेट कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो किसका और है, ORE मतलब अयस्क पूछा गया आपसे। तो हमेशा याद रखिए बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आप मुझे बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है वो कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ मुझे जिंक के अयस्क, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर के अयस्कों के नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर यहाँ पर देता है। राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि अमोनिया गैस बनाई जाती है। किस विधि के द्वारा अमोनिया गैस आपकी बनाई जाती है। तो वो हमेशा याद रखें हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और संपर्क विधि में आपका सल्फर से संबंधित है, ये सल्फर का प्रयोग किया जाता है इसमें। साथ ही साथ यदि पूछा जाए आपसे कि हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किस कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका लोहे यानी कि Fe का प्रयोग किया जाता है। हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया किसके द्वारा बनाई जाती है, तो हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्लोरोपिक्रेन का सूत्र क्या होता है। क्लोरोपिक्रेन का सूत्र क्या होता है, तो इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखें, इसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कवकनाशी है और इसका प्रयोग जो है कवकनाशी है, ये कवक को मारने का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका रासायनिक सूत्र है CnO2 होल ट्वाइस 2 Cl2, CnO2 का होल ट्वाइस और Cl2, ये क्लोरोपिक्रेन का रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या। हास्य गैस किसे कहा जाता है, लाफिंग गैस आपसे पूछी गई है। निम्न में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के नाम से जो आपका जाना जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है जिसका सूत्र है N2O। N2O जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये इसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल जो आपका होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का बात की जाए तो इसमें आपका आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन में होता है आपका। कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन B12 में होता है। जबकि आपका मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और वहीं पूछा जाए जिंक किस में पाया जाता है, तो जिंक आपका इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन में आपका क्या पाया जाता है, जिंक नाम की धातु पाई जाती है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं क्वेश्चन करवा भी चुकी आपको। K3F3CO4 का होल थ्राइस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी होगी 1 2 3 या 4। ऑक्सीकरण संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की क्या बनेगी, ठीक है। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर देता है। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ना इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या किसके द्वारा, देखो उसमें आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कैसे, तो उसमें आपको पोटेशियम की पता होनी चाहिए पीछे वाले क्वेश्चन में, और साथ ही साथ आपको C2 की पता होनी चाहिए, C2O4 की पता होनी चाहिए, C2O4 की पता होनी चाहिए। यदि आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाए तो कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल के दिखा देंगे। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, तो हमेशा याद रखिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो आपकी पाई जाती है वो मैंगनीज की होती है। मैंगनीज की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +7 आपकी होती है। कितनी होती है, +7। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? निम्न में से कौन सी दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है? तो दुग्ध शर्करा जो है वो लैक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, डबल ऑप्शन आपको ग्लूकोज का दे दिया इन्होंने। तो एक ऑप्शन यहाँ पर जो आपका होना चाहिए था वो लैक्टोज का होना चाहिए। लैक्टोज जो है वो उसे हम दूध शर्करा के नाम से जानते हैं, दुग्ध या मिल्क शुगर के नाम से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया निम्न में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? यूरिया का आपको रासायनिक, यूरिया ऐसा यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले कब बनाया गया था मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, और किसने बनाया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जो आपका यौगिक बनाया गया था वो यूरिया ही बनाया गया था। कब बनाया, किसने बनाया, ये कमेंट करके आप बताना। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा देता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका होता है NH2CONH2। तो यहाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, हिंदी में दिए हुए हैं बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में रखने पर, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर चूने का पानी जो है वो कैसा हो जाता है? दूधिया यानी कि मिल्की आपका हो जाता है। तो CO2 याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के कांच का निर्माण प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? कांच को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो सिलिका का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब धूम कोयला आपका बनता है तो उस टाइम कौन सी गैस आपकी बनती है? तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक रूप में लाया जाता है? घरेलू प्रशीतक जो होते हैं, फ्रिज होते हैं, उसमें कौन सी गैस आपकी भरी होती है? तो वो आपकी अमोनिया गैस आपकी भरी होती है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक अनचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से आपका कौन सा अनचुंबकीय पदार्थ है? तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी है। ठीक है। अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनको आप याद करके जरूर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोजेलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका बनेगा वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो है वो आपका पायरोजेल से क्षारीय विलयन से गुजरने पर एक बादामी घोल बनाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण करने वाली जो गैस है वो आपकी कौन सी है? ओजोन गैस। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री हम आपको रिवाइज थोड़ा बहुत करा सकते हैं, पूर्णतः आपको यदि केमिस्ट्री पढ़नी अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आप अच्छा कोई चैनल ढूंढ लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपका कुछ रिवाइज करा देंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन पूर्णतः आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। नहीं तो आप ये सोचे कि मैम आपने कहा था कि मैं पूरा आपको करा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ आपको रिवाइज करवा सकती हूँ। पहले से कुछ वीडियो डाली, आप उनको देख लीजिएगा, और कुछ आपको आगे करवा सकती हूँ। लेकिन बायोलॉजी जो है आपकी, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बायोलॉजी हम आपको पूरा रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे और बायोलॉजी में आप अच्छा भी करके आएंगे। यदि आपके एग्जाम में 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें से 38 क्वेश्चन करके आएंगे। 34 पूछे जा रहे हैं तो 30+ क्वेश्चन करके आएंगे। इससे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी के फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप अपना देखते रहिएगा, जो क्लासें हम डालें वो भी देखते रहें, और अदर किसी चैनल पर पढ़ते जरूर रहिएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा करना है। तभी आप बायोलॉजी में, जब तीनों में अच्छा आप करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा बायोलॉजी से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ। ठीक है, ये बात हम आपको पहले ही समझा देती हूँ, नहीं तो आप मेरे ऊपर कहो कि मैम आपने कहा था कि हम कराएंगे, फिर आपने कराया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में जो फीका आपका पड़ जाता है वो किसका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का पड़ जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्न से कौन सी गैस निकलती है?
तो ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आपकी निकलती है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? कौन सा रसायन तेजाब या एसिड है जिसे मूल रसायन माना जाता है? तो वो आपका H2SO4। इसे H2SO4 इसे और किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। इसे H2SO4 को किस नाम से और जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बताइए समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल में जो तत्व आपका मिलता है वो आयोडीन मिलता है। आयोडीन सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिलती है तो समुद्री शैवालों में देखने को मिलती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा को बचाने के लिए आप उस पर किसकी परत चढ़ाएंगे? जिंक की परत चढ़ाएंगे। राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो डी ऑप्शन। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो मैंने अभी बताया था ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम की संयोजकता जो आपकी है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। राइट आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा धातु विद्युत का स्वचालक होता है? तो कौन सा धातु यदि पूछा जाए को जो विद्युत का अधातु पूछी गई आपसे, धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा गया है, नॉन मेटल पूछा गया है, तो वो आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का स्वचालक माना जाता है। किसका? विद्युत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो आपकी 19 होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील जो धातु है वो आपकी सोडियम है। अभी हम आपको श्रेणी दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पारे का अयस्क क्या होता है? तो पारे का जो अयस्क है वो सिनेबार होता है जिसे हम HGS के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो आपका भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा यानी कि ब्राउन होता है। आगे आप देखो सक्रियता श्रेणी आप देख सकते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। द रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को टॉप पर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को बॉटम पर रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी उसे ऊपर रखा जाता है और जो सब कम क्रियाशील होती है उनको नीचे रखा जाता है, हाइड्रोजन के नीचे। यहाँ लिखा हुआ सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो यदि आपसे यहाँ पूछा जाए कि हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं रखी गई हैं वो क्रियाशील, अधिक क्रियाशील हैं या कम क्रियाशील हैं, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं रखी जाती हैं वो हमेशा याद रखें वो अधिक क्रियाशील होती है। जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपका जिंक, Fe, Fb। ये आपसे क्रम से भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न को क्रम से भी लगाइए, सबसे अधिक फिर उससे कम, उसको क्रम से लगाइए, तो आप ऐसे क्रम से लगा सकते हैं। यदि यही पूछा जाए कि हाइड्रोजन से जो नीचे रखी जाती हैं वो कैसी होती है, तो वो कम सक्रिय धातु होती हैं, यानी कि कम एक्टिव होती। जैसे आपका कॉपर है, Hg है, आपका सोना है, चांदी है, मरकरी, पारा, कॉपर, ये सब आपके कम सक्रिय धातु होती है, ज़्यादा किसी से क्रिया नहीं करती हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपकी सोना होता है। Au जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये टेबल आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर, ये टेबल से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा जैव सेल का उदाहरण है? जैव सेल में आपका क्या पाया जाता है? तो जितने भी सेलें होती हैं उनमें ज़्यादातर कोयला नाम का अधातु पाया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C9H8O4 आपका हो जाता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हीलियम गैस का प्रयोग आपका किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो देखो फ्रियोन गैस और अमोनिया गैस दोनों का ही प्रयोग आपका प्रशीतक के रूप में किया जाता है। वो क्वेश्चन जो आपका पीछे था उसमें शायद फ्रियोन ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो हमारे हिसाब से उसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फ्रियोन का प्रयोग जो है प्रशीतक यानी फ्रिज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ कि ओजोन क्या है? तो ओजोन हमेशा याद रखिए ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। ऑक्सीजन जो है गैस है उसका अपर रूप यदि पूछा जाए तो ओजोन होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र जो आपका है वो O3 आपका हो जाएगा। O3 जो है ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। और ओजोन गैस जो है वो हमारे किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं
उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को कौन सी ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस दी जाती है? तो वो आपकी हीलियम गैस दी जाती है। एरोसोल क्या है? तो एरोसोल एक प्रकार का धुआं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा होता है? तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है C2H3NO5। NO5 जो है ये आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य माना जाता है। अब इसके बाद में करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो